सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री क्लास के अंदर अपन इससे पहले जो पढ़ा था वो संकुलन दक्षता पढ़ी थी और उसके अंदर 3 प्रकार की संकुलन दक्षता बताई गई थी। पहली थी एससीसी सरल गणीय क्रिस्टल के अंदर संकुलन दक्षता जो अपने पढ़ी थी। इसके बाद बीसीसी और एफसीसी यानी काय केंद्रित गणीय क्रिस्टल के अंदर संकुलन दक्षता और एफसीसी के अंदर संकुलन दक्षता पढ़ेंगे। तो दूसरा जो अपने संकुलन दक्षता का पॉइंट था वो था काय केंद्रीय गणीय संकुलन दक्षता जिसको बीसीसी कहा जाता है और इसकी जो है संकुलन दक्षता 68% आती है। अब वो 68% कैसे आती है तो इसके लिए अपन एक डेरिवेशन है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन एक एकल कोष्ठिका की बात करते हैं और इस एकल कोष्ठिका के अंदर अपन पहला दूसरा पॉइंट था वो है काय केंद्रीय गणीय क्रिस्टल संरचना में संकुलन दक्षता जिसको इंग्लिश के अंदर बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर क्रिस्टलीय संकुलन दक्षता निकालते हैं। तो ये एक एकल कोष्ठिका है, इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो 8 होते हैं। तो अपन ने यहाँ पे ये अवयवी कणों के बारे में अपन ने एक एक पॉइंट लगा के देखा है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो यहाँ पे अपन काय केंद्रीय गणीय क्रिस्टल के अंदर पढ़ रहे हैं। तो काय का मतलब है इसके अंदर बॉडी के अंदर एक अवयवी कण होता है। तो एक अवयवी कण ये है और एक ये है, इन दोनों को मिला के वो ये काय केंद्रीय गणीय कोष्ठिका बन रही है। तो इसके अंदर इसकी जो त्रिज्या है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो आर है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या है वो भी आर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या है वो भी आर है। तो ये आर और आर को आर हो जाएगी और यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो होती है आर। फिर यहाँ पे अपन ने एक लंब डाला है तो एक यहाँ पे एक त्रिभुज बनता है और ये त्रिभुज है वो इस प्रकार है, त्रिभुज ई एफ और डी के अंदर। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ई एफ और ये डी ये त्रिभुज है। तो इसके अंदर ये जो भुजा है इसकी जो लंबाई है वो है और यहाँ पे जो लंब डाला था उसकी लंबाई है वो बी और यहाँ पे ए है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है वो ए है। तो इस तरह से इस त्रिभुज के अंदर ई एफ डी के अंदर क्या होगा कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और इसके अंदर एफ और डी ये रहा एफ बिंदु, यहाँ पे ये एफ बिंदु है, एफ और डी ये रहा एफ जी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ई और एफ का स्क्वायर, ये है ई और एफ का स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा प्लस करके ई और डी का स्क्वायर, ये ई और डी का स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा की जो लंबाई है वो ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक की है वो भी ए है और ये जो है वो बी है। तो अब इनका मान रखेंगे यानी सबसे पहले एफ और डी का मान करेंगे। तो ये रहा एफ और डी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये वाली भुजा है इसका हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए प्लस और ये जो भुजा है वो भी हो जाएगी ये स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब इसके बाद में यहाँ पे ये स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका स्क्वायर भी हट जाएगा और इस रूट पे है, इस 2 पे है वो रूट हट जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा a√2। फिर उसके बाद में दूसरा त्रिभुज देखते हैं अपन। तो देखो ये दूसरा त्रिभुज यहाँ से ए एफ और डी, देखो ये ए है फिर हो जाएगा ये एफ है और ये डी, यानी ये वाला पूरा त्रिभुज लेना है जिससे ये काय केंद्रीय गणीय के अंदर सेंटर को मानते हुए अपन एक त्रिभुज ये मानता है। एक त्रिभुज हो जाएगा ए एफ डी के अंदर। तो भाई तो कैसे भी लगेगा तो यहाँ पे ए एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा एफ डी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए डी स्क्वायर, यानी एफ डी कहाँ है अपने पास में ये रहा एफ और ये हो जाएगा डी। तो ये रहा एफ ए एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा एफ डी प्लस हो जाएगा ए डी और ए डी है ये, तो ये वाली जो लंबाई है भुजा की वो है ए। तो अपन रखेंगे पहले तो एफ डी की देखेंगे अपन, तो ये एफ और डी की है वो है बी, तो ये रखेंगे अपन बी यानी बी है ये जो है ए और एफ है, ये एफ कहाँ पे अपन को देखेंगे पहले ए और एफ ये वाली जो है क्या है सी, तो ये सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एफ डी की लंबाई है वो बी स्क्वायर प्लस ए डी की है वो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये एफ डी की है और ए डी की ये है। अब इसके बाद में सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अपने को यहाँ डी स्क्वायर की वैल्यू देखनी है तो यहाँ से लिखेंगे यानी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ये यहाँ पे रखेंगे अपन तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एफ डी अपन ने बी की, अब जी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे अपन तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस हो जाएगा a स्क्वायर। अब ये 2a प्लस a स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है और a पे स्क्वायर है तो ये दोनों स्क्वायर हट जाएगा तो c बराबर a√3 हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो ये सी है, ये वाली भुजा की जो लंबाई है वो टोटल है आर, ये 2r और ये r मिलके हो जाएगा 4r। यानी सी की जो लंबाई की है वो त्रिज्या देखते हैं, जिसकी जो टोटल त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास में 4r बराबर हो जाएगा a√3। अब मैं ये भुजा a को इधर रखता हूँ, √3 को यहाँ नीचे ले जाता हूँ, तो 4r बराबर हो जाएगा √3 बराबर a। अब इसके बाद में इसे संतुलन दक्षता का फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर। तो संतुलन दक्षता का क्योंकि हम जानते हैं संतुलन दक्षता का फॉर्मूला होता है वो है अवयवी कणों का आयतन बटा ज्यामितीय आयतन इनटू 100। तो इस तरह से ये अवयवी कणों का आयतन बटा ज्यामितीय आयतन इनटू 100। अब यहाँ पे ये दो कहाँ से आता है, तो जो काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका है इसमें अवयवी कणों की जो संख्या है वो होती है बॉडी के अंदर 2, यानी केंद्र के अंदर 1 होती है और एक बॉडी के अंदर होती है। 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, इसलिए 2 से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू अवयवी कणों का आयतन बटा ज्यामितीय आयतन इंटू 100। फिर उसके बाद में ये 2 इंटू यहाँ पे देखो ये अवयवी कणों का आयतन है, तो अवयवी कणों के अंदर एक गोला होता है और एक गोले का आयतन है वो मानते हैं अपन। एक गोले का आयतन होता है 4/3πr³ बटा हो जाएगा ज्यामितीय आयतन, यानी इस पिस्टल संरचना जो घनीय पिस्टल है उसका ज्यामितीय आयतन होता है वो होता है भुजा q इंटू 100। ये 100 फॉर्मूले होता है। तो इस तरह से 2 इंटू 4/3πr³ बटा भुजा q इंटू हो जाएगा 100। अब इसमें 2 इंटू 4/3πr³। अब यहाँ पे a क्यूब की वैल्यू रखेंगे अपन, तो यहाँ पे जो a क्यूब की वैल्यू है वो a की वैल्यू हो जाएगी 4/3 4r बटा √3। तो यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू 4r बटा √3 और ये क्यूब हो जाएगा इंटू 100। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2 और ये 4 है, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3πr³। अब नीचे है वो इस 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, 4 इंटू 4 इंटू 4, r बचा है r 3 बार है तो ये हो जाएगा r³। फिर उसके बाद में बटा हो जाएगा ये √3 है तो √3 भी 3 बार हो गए, √3 इंटू √3 इंटू √3। इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद यहाँ बचा हुआ है 8/3πr³ इंटू 100 हो जाएगा। फिर ये चौथी राशि है तो ऊपर आ जाएगी, यानी √3 इंटू √3 इंटू √3 बटा नीचे हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 और इसके बाद ये r³। अब इसको अपन काटते हैं तो काटेंगे तो यहाँ से ये कटेगा 4 से, ये 2 बार कट जाएगा, ऊपर 2 आ जाएंगे नीचे ये 4 से कट जाएगा। फिर ये इसके बाद में ये r³ है तो r³ से r³ कट जाएगा। फिर ये 3 है तो यहाँ पे 3 से ये 2 अंडर रूट है वो चले जाएंगे, एक अंडर रूट बचेगा, यानी 3 से ये 2 अंडर रूट चलेगा। तो अब बचेगा क्या अपने पास में, यहाँ एक तो पाई बचेगा, यहाँ एक √3 इंटू 100 बटा नीचे है वो इसको अपन 2 से और काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी 4 इंटू 2 यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसकी संतुलन दक्षता निकालते हैं। पाई का मान रखते हैं तो पाई हो जाएगा 3.1414 इंटू √3 का मान रखते हैं वो होता है 1.732 इंटू 100 बटा 4 इंटू 2 8। इसको सॉल्व करते हैं तो इस गाय केंद्रीय घनीय पिस्टल की संतुलन दक्षता है वो सॉल्व करेंगे तो 68% आती है जो अपन ने पहले निकाली। तो इस तरह से गाय केंद्रीय घनीय एकक कोशिका की संतुलन दक्षता है वो 68 है। अगला है अपने तीसरा है वो फलक केंद्रित घनीय संरचना की संतुलन दक्षता जिसको FCC बोलते हैं, यानी फेस सेंटर क्यूबिक। और इसके अंदर संतुलन दक्षता निकालते हैं तो ये देखो ये जो काय केंद्रीय एकक कोशिका है इसके अंदर ये फलक है A B C और D। तो इस A B C और D इस फलक पर अपने को इसकी संतुलन दक्षता निकालनी है। तो यहाँ पे देखो ये अवयवी कण है, इसकी त्रिज्या है r, ये हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक यानी ये 2r और ये हो जाएगी r, और ये जो लंबाई है वो है b, ये लंबाई है a और ये भी लंबाई हो जाएगी a। इस तरह से इसके अंदर एक त्रिभुज बनेगा वो है त्रिभुज ABC में, यानी a b और ये c। त्रिभुज ABC के अंदर देखते हैं अपन तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और उसके अंदर क्या होगा, यानी AC² बराबर हो जाएगा AB² प्लस BC²। अब तो AC² का देखो ये A और ये C, यानी AC² बराबर हो जाएगा आपके AB² प्लस हो जाएगा BC², यानी BC का स्क्वायर। अब AC² बराबर हो जाएगा, यानी AC का में ये AC है तो इसके अंदर देखो AC² ये रहा और ये AC² बराबर हो जाएगा भुजा A का स्क्वायर, यानी AB
और दूसरा हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक a और a भी क्या है a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब अपन AC की बात करते हैं तो AC भुजा है वो है b के इक्वल यानी b के बराबर है, तो ये b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर यानी AC बराबर 2a स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a यानी BC की वैल्यू रखनी है अपने, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब अपने पास में यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से यहाँ ये भी स्क्वायर, तो ये तो b और a से हट जाएगा और इसके ऊपर रूट बन जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा a√2। अब यदि ये जो गोला है अभी भी कणों की जो त्रिज्या है वो है r/2, यानी तो b बराबर ये जो लंबाई ये b है तो b बराबर हो जाएगा 4r, यानी r 2r और ये r मिलके हो जाएगा 4r, यानी ये त्रिज्या है r, यहाँ से लेके यहाँ तक r और ये r और 2r और ये त्रिज्या हो जाएगी वो r, तो ये टोटल हो जाएगी 4r, यानी b की जो वैल्यू है त्रिज्या b बराबर हो जाएगा 4r बराबर 2a के। तो इस तरह से अपने पास में यहाँ 4r बराबर हो जाएगा, b की जो वैल्यू है वो क्या है a√2, तो ये 4r बराबर यहाँ पर फिर b की वैल्यू रख सकते हैं, 4r बराबर हो जाएगा √2a। अब मैं 4r को ऐसे लिखता हूँ और रूट को नीचे ले जाता हूँ, ये कोई जगह दूंगा तो 4r बटा √2 बराबर हो जाएगा a। तो ये है इस भुजा की है वो एक भुजा की त्रिज्या रहेगी। फिर इसके बाद में a की वैल्यू अपन रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या था 4r, ठीक है, तो 4r को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं यानी √2 into √2 into 2r, यानी √2 तो हो जाएगा 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 4r हो जाएगा और नीचे है वो √2 है, तो अब ये √2 से एक √2 कट जाएगा तो ये बराबर क्या बचेगा यहाँ पे ये 2 और ये √2r बच जाएगा। फिर उसके बाद सर्कुलर नक्शा निकालते हैं तो ये भी कणों का आयतन बटा ज्यामितीय आयतन इनटू 100, ये सूत्र है सर्कुलर नक्शा निकालने का। इसके बाद में यहाँ पे अपन इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो फलक गणीय एकक कोष्ठिका इसके अंदर अवयवी कणों की संख्या होती है 4, ठीक है, तो इस कारण से यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे BC के अंदर 2 से किया था तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फलक केंद्रीय गणीय एकक कोष्ठिका के अंदर जो टोटल अवयवी कणों की संख्या होती है योगदान होता है वो 4 कणों का होता है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 into एक कण का आयतन हो जाएगा यानी गोले का आयतन होता है वो एक कण का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³ बटा नीचे ज्यामितीय आयतन है जैसे तो एकक कोष्ठिका ज्यामितीय आयतन भुजा क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा a³ into 100। अब वैल्यू लगता है तो 4 into हो जाएगा 4/3 πr³ a की वैल्यू लगेगा अपने पास में, तो ये a की वैल्यू यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 2√2r³ into 100। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये 4 into 4 हो जाएगा 16/3 πr³ ऊपर बच जाएगा अपॉन नीचे हो जाएगा ये जो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये 16 आता है, 16 का मतलब इसको अपन 3 बार करेंगे तो ये 2 into 2 into 2 8 हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे 3 बार तो √2 हो जाएगा, तो 8 into 2 कितना हो जाएगा 16 और फिर √2 बचेगा तो 16√2r³ अपॉन 1 हो जाएगा into 100। फिर इसको अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो 16/3 πr³ into 1 into 100 बटा ये है अपने पास में बचा हुआ 16√2r³, ये 16 से 16 कट जाएगा ऊपर बचेगा अपने पास में पाई into 100 बटा नीचे आ जाएगा अपने पास में ये जो 3 थे वो यानी ये नीचे बचे हुए 3 थे वो 3 यहाँ पे हो गया √2 हो जाएगा 2। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं पाई की वैल्यू रखेंगे तो और into 100 है ये और ये 3 into √2 की वैल्यू रखते हैं और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 74। तो इस तरह से FCC के अंदर जो सर्कुलर नक्शा आती है वो 74 होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एकक कोष्ठिका का घनत्व। अब एकक कोष्ठिका घनत्व इस प्रकार निकालते हैं कि एकक कोष्ठिका की जो कोर की लंबाई होती है वो एक भुजा की लंबाई होती है वो होती है a। फिर उसके बाद में इस स्थल में एकक कोष्ठिका का जो आयतन होता है वो होता है भुजा q और जो एकक कोष्ठिका के अंदर एक कण होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है स्मॉल m। फिर एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान निकालते हैं तो वो है एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या into एक परमाणु का द्रव्यमान। अब एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या वो होती है z और एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है स्मॉल m। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो z है
वो z एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है तथा जो m है वो एक परमाणु का भार है। और इस एक परमाणु का भार है वो एक कण के द्रव्यमान बटा अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। यानी जो स्मॉल m है वो किसके बराबर होता है? कैपिटल M बटा हो जाएगा n। कैपिटल M तो हो जाएगा एक परमाणु का, यानी किसी एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, यानी केवल मास से मतलब होता है वो है द्रव्यमान एक कण का, और दूसरा हो जाएगा Na का मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या। अब इस एकक कोष्ठिका का घनत्व अपन d निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला है, यानी एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। तो एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान है वो है z बटा हो जाएगा इसके अंदर z into m तो था ही, बटा हो जाएगा एकक कोष्ठिका का आयतन वो होता है भुजा q। अब z into जो ये स्मॉल m है इसकी वैल्यू है वो कैपिटल M बटा n है, यानी द्रव्यमान बटा अवोगाद्रो संख्या का मान है। तो इस स्मॉल m की जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं, तो z into कैपिटल M na into भुजा q। तो इस तरह से इस एकक कोष्ठिका के अंदर घनत्व का एक फॉर्मूला बनता है, वो हो जाएगा d बराबर z into कैपिटल M बटा हो जाएगा AQ into NA। तो अब इनकी जो वैल्यू दे रखी होती है तो इसके अकॉर्डिंग या इसके अनुसार अपन इसमें d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एकक कोष्ठिका का घनत्व। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ठोसों में अपूर्णता। तो ये जो जितने भी ठोस है इसके अंदर कोई किसी न किसी प्रकार की अपूर्णताएं रहती है, और इन ठोसों के अंदर जो अपूर्णताएं होती है और इन अपूर्णताओं को अपन क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो निश्चित व्यवस्था होती है। कभी कभी क्या होता है कि इन क्रिस्टलों के अंदर अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, और इस अनियमितता के कारण इस क्रिस्टलों के अंदर त्रुटियां आ जाती है, जिनको अपन अपूर्णताएं कह सकते हैं, त्रुटियां कह सकते हैं, और ये दोष कह सकते हैं। ये जो त्रुटियां होती है इसके अंदर, इन ठोसों के अंदर अपूर्णताएं या त्रुटि, या फिर अपन कह सकते हैं कि ये जो ठोस के अंदर जो अपूर्णताएं होती है वो दो कारणों से होती है। इसमें एक पहला कारण है वो ताप से, और दूसरा कारण होता है इसके अंदर अशुद्धियों की उपस्थिति। यानी ये त्रुटियां या दोष है वो दो कारणों से होते हैं, एक तो ताप से हो सकता है, एक अशुद्धियों से हो सकता है। अब ताप से कैसे होता है कि कभी कभी इसके अंदर ताप को अगर बढ़ाते हैं तो ये जो अवयवी कण है, जो इनकी नियमित व्यवस्था होती है, तो इनके अंदर है वो गतिशीलता बढ़ जाती है, और जैसे ही गतिशीलता बढ़ जाती है तो इसमें अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, और अनियमितता उत्पन्न हो जाएगी तो इसके अंदर त्रुटि उत्पन्न होती है। तो ताप से है इन अवयवी कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है, और गतिशीलता बढ़ने से इसके अंदर त्रुटियां उत्पन्न होती है। इसको ऊष्मागति की त्रुटियां भी कहते हैं। फिर इसके बाद आती है वो दूसरी होती है अशुद्धियों की उपस्थिति से। तो कभी कभी क्या होता है कि इन क्रिस्टलों के अंदर अन्य पदार्थ मिल जाता है, और इस अन्य पदार्थ के कारण इस अवयवी कणों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था बदल जाती है, जिससे क्रिस्टल के अंदर अपूर्णता उत्पन्न हो जाती है। इस त्रुटि के कारण है इसके गुणों में वो परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर अपूर्णताएं, दोष, त्रुटियां दो कारणों से होती है, तो ताप से, अशुद्धियों की उपस्थिति से। अब इसके बाद इसका वर्गीकरण करते हैं। ये अपूर्णताएं दो प्रकार से होती है, एक होता है जिसको अपन बिंदु दोष कहते हैं, और दूसरा होता है वो रेखीय दोष। और बिंदु दोष में क्या होता है कि इसके अंदर जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है, तो इसके अंदर जो है क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण है वो आसपास की व्यवस्था के अनुसार है, वो कण आसपास की व्यवस्था के अनुसार जुड़े हुए रहते हैं, जो बिंदु के रूप में होते हैं। और कभी कभी क्या होता है इस क्रिस्टल के अंदर बिंदु के रूप में उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसके कारण इसको अपन बिंदु दोष कहते हैं। फिर दूसरा इसके अंदर आता है रेखीय दोष। और रेखीय दोष में क्या होता है कि जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की पूर्व पंक्तियों की व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन रेखीय दोष। मुख्य जो बिंदु दोष है वो तीन प्रकार का होता है, जिसको याद रखना। बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है वो है स्टिकियोमेट्रिक दोष, दूसरा होता है नॉन स्टिकियोमेट्रिक दोष, और तीसरा है अशुद्धता दोष। जो पहला है स्टिकियोमेट्रिक दोष, और उसको अपन रस समीकरण मिति दोष भी कहते हैं। नॉन स्टिकियोमेट्रिक दोष और रस समीकरण मिति दोष कहते हैं, और तीसरा अपूर्णता दोष। तो सबसे पहले अपन स्टिकियोमेट्रिक दोष पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, जो अवयवी कण है तो उनका जो अनुपात होता है वो निश्चित अनुपात रहता है। यानी ऐसी त्रुटियां जिसके अंदर यौगिक के अवयवी कणों का अनुपात वही रहता है जो उसके आदर्श अनुसूत्र में होता है। यानी रस समीकरण मिति दोष है, इसके अंदर अवयवी
वहाँ पर अनुपात है वो वही रहेगा जो इसके आदर्श क्रिस्टल के अनुसार होता है। जैसे मान लो NaCl का क्रिस्टल है तो NaCl के जो मॉलिक्यूल्स है जिसमें Na पे प्लस होता है और Cl पे माइनस है, तो जैसे मान लो Na पे प्लस है तो Na एक प्लस चला गया तो एक Cl भी चला गया, तो इस तरह से उसका जो अनुपात है वो निश्चित अनुपात रहता है। इसको बोलते हैं अपन स्टिक्योमेट्रिक डोज। ये स्टिक्योमेट्रिक डोज होता है वो दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला है हेंकल डोज और दूसरा है शॉर्ट की डोज।